हेलो फ्रेंड्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे थे। एक क्लास जिसकी हो चुकी है और उस कैश फ्लो स्टेटमेंट में मैंने आपको बताया क्या क्या था। मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाते क्यों हैं। उसके बाद मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब, उसके नाम का मतलब बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए बिजनेस की एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था। होप आपको वो क्लियर था, समझ आया। तो भाई चलिए आज अपन अपनी दूसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई क्या क्या इसमें आगे है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसका फॉर्मेट कैसा होता है ये मैं आपको दिखा देता हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा होता है ये मैं आपको दिखाता हूं। एंड हियर इट इज द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। दिख रहा है भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। इसके अंदर की चीजें मैंने नहीं लिखी है, सिर्फ इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको दिखाया। तो देखना भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले भाई ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, इट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। इट इज प्रिपेयर्ड, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाया जाता है। अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स मतलब कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं जिसके हिसाब से चीजें होती हैं, जिसके हिसाब से चीजें करनी पड़ती हैं। जैसे भाई मान लेते हैं बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट अगर अब सब अपनी मनमर्जी से बनाने लग गए तो उसमें भाई दिक्कत नहीं होगी। जो उसके यूजर्स होंगे जो उसको जज करेंगे, भाई किसी ने एसेट्स इधर लिख दिया, किसी ने एसेट्स ऊपर लिख दिया, किसी ने लायबिलिटीज नीचे लिख दी, तो उसका एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है आया, समझ, हर चीज का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। तो सुनना भाई ध्यान से, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसे बनाया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से। ये आपको भाई थ्योरी में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, इसलिए बता दिए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ठीक, जब भी आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है सबसे पहले आपको कंपनी का नाम ऊपर लिखना, नेम ऑफ द कंपनी। सबसे पहले क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना। और बाय द वे क्वेश्चन में कंपनी का नाम नहीं दिया तो उसे स्किप कर दीजिए, आया समझ। उसके बाद आपको लिखना कैश फ्लो स्टेटमेंट, हेडिंग डालनी कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके नीचे लिखना फॉर द ईयर एंडेड। फॉर द ईयर एंडेड मतलब किस साल का आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो। जैसे भाई मान लेते हैं अपन बना रहे हैं 31 मार्च 2019 का, तो अपन को लिखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। क्लियर। और उसके फॉर्मेट में अगर आप देखें तो फॉर्मेट में आपको भाई सबसे पहला कॉलम दिख रहा है पर्टिकुलर्स, उसके बाद डिटेल्स और उसके बाद अमाउंट। अब इसको कैसे क्या यूज करते हैं ये अपन आगे देखेंगे। बस अभी इसका स्ट्रक्चर मुझे आपको दिखाना था, वो आपको मैंने दिखा दिया। तो भाई इसको चाहे तो आप आपकी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई सुनना, अब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर दिखा दिया है। अब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं उसका सीक्वेंस बताने वाला हूं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, हम अपनी मनमर्जी से नहीं बनाते। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में लिखा हुआ है उसी सीक्वेंस में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है। तो मैं अभी आपको भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट का सीक्वेंस बताने वाला हूं। सीक्वेंस, फॉर्मेट है सीक्वेंस, किस तरीके से उसे बनाते हैं। ठीक, चलिए ध्यान देना, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि भाई बिजनेस की एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो भाई सबसे पहले हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के स्ट्रक्चर के अंदर हमें लिखना होता है ए। ए मतलब ये एक हेडिंग है और इसमें हमें लिखना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हमें भाई कैश फ्लो कैलकुलेट करना होता है बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, समझ आया। सबसे पहले हमें क्या करना है, बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं उससे कैश के फ्लो को कैलकुलेट करना है। अब सुनना, अब जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम कैलकुलेट करेंगे तो बट ऑब्वियस है इसके अंदर कुछ आइटम्स आएंगे। अब जब इसके अंदर कुछ आइटम्स आएंगे तो भाई हो सकता है उन आइटम से कैश का इनफ्लो हुआ हो, उस आइटम से कैश का इनफ्लो हुआ हो। तो ओवरऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो भी हुआ इनफ्लो आउटफ्लो, उसका एक सिंगल फिगर हमें मिलेगा, मतलब एक सिंगल अमाउंट हमें मिलेगा। मतलब पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक फाइनल अमाउंट हमें मिलेगा। और जो फाइनल अमाउंट है उसको अपन यहां लिखेंगे, उसको हमें यहां लिखना है एक अमाउंट। ये अमाउंट किसका है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर। अब सुनना, ये जो अमाउंट है ये अमाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें एक अमाउंट मिला है, ये अमाउंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है।
अगर बाय द वे ये अमाउंट, ये जो अमाउंट आया है, ये अमाउंट अगर लेट सपोज पॉजिटिव आता है, अगर ये अमाउंट पॉजिटिव आता है तो ये शो करता है, ये शो करता है कैश के इनफ्लो को। ये क्या शो करता है? कैश के इनफ्लो को। और बट अगर बाय द वे ये अमाउंट अपना नेगेटिव आ जाता है, अगर ये अमाउंट हमारा नेगेटिव आता है तो ये शो करता है कैश के आउटफ्लो को। समझ आया भाई क्या बता रहा हूं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की लेंगे तो हमें एक फिगर मिलेगा। ये फिगर पॉजिटिव भी हो सकता है या ये फिगर नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ है, मतलब कैश आया है। और बाय द वे अगर ये फिगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कैश का जो फ्लो है वो कैसा है? आउटफ्लो है। आ रहा है समझ? क्लियर? अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। अगर ध्यान से ये आप नोट डाउन भी करते जाइएगा, अगर फिगर हमारा पॉजिटिव आता है, अगर फिगर हमारा पॉजिटिव आता है तो इसे हमें लिखना होता है, इसे हमें लिखना होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सुनना भाई, जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने पर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसे हमें लिखना है क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट अगर बाय द वे नेगेटिव फिगर आ जाता है, मतलब आउटफ्लो आ जाता है, तो इसे हमें क्या लिखना है भाई? इसे हम लिखेंगे क्या? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या लिखेंगे इसे फिर हम लोग? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आ रहा है भाई क्या बता रहा हूं? सबसे पहले हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर जो भी आइटम्स हैं उसको प्लस माइनस करने पर हमें एक फिगर मिलेगा। ये फिगर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो ये बताएगा कैश के इनफ्लो को, मतलब ये बता रहे कि कैश का इनफ्लो हुआ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। और अगर नेगेटिव हुआ है तो क्या लिखा है? ये कैश का, क्या बताएगा? ये कैश का आउटफ्लो हुआ है। और सुनना भाई, इसको लिखना कैसे? ध्यान से, अगर पॉजिटिव आई है वैल्यू तो उसे हम लिखेंगे कैश फ्लो, मतलब भाई पॉजिटिव वैल्यू मतलब कैश आया तो उसे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट अगर फिगर नेगेटिव आ जाता है तो उसे हम क्या लिखते हैं? कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। समझ आया भाई? क्लियर? अच्छा, इसके बाद भाई हमें बनाना होता है, ये हमारी हेडिंग ए थी। अब जो इसके अंदर हमें लेनी होती है हेडिंग बी। अब जो हेडिंग बी है इसमें हमें लिखना होता है, इसमें हमें लिखना होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश के फ्लो को निकालने के बाद अब हमें निकालना है क्या? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश का फ्लो। और बट ऑब्वियस है इसमें भी भाई चीजें होंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से की, तो उसको अपन यहां लिखेंगे। अगेन इससे फिर हमें एक फिगर मिलेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उससे अगेन हमें एक फिगर मिलेगा। और भाई ये फिगर अपन यहां लिखेंगे। अब ध्यान सुनना, जो फिगर मिला हमें एक सिंगल फिगर सारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का फाइनल जो फिगर है। अब अगेन इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। तो सुनना भाई, अगेन अगर ये फिगर भाई अपना पॉजिटिव है, अगर ये फिगर हमारा पॉजिटिव, तो वही भाई पॉजिटिव मतलब कैश का इनफ्लो हुआ है। और बाय द वे अगर ये फिगर नेगेटिव है, बाय द वे अगर फिगर नेगेटिव है तो ये क्या शो करता है भाई? ये शो करता है कि कैश का आउटफ्लो हुआ है। क्लियर? अच्छा, और इस फिगर के सामने अपन को यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? सुनना, अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है, अगर वैल्यू हमारी पॉजिटिव आती है तो उसे हमें क्या लिखना है? उसे हमें लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और बाय द वे अगर वैल्यू हमारी नेगेटिव आती है तो उसे हमें लिखना है क्या? उसे हमें लिखना है कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। समझ आया भाई? क्लियर है? सबसे पहले हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश के फ्लो को निकाला, उसमें एक फिगर मिला। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश के फ्लो को निकाला, अब दूसरा फिगर मिला। अब ध्यान देना, अब अपन को क्या करना है भाई? अब सी में अपन को निकालना है अब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग
एक्टिविटीज। अभी जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालेंगे उसमें भी भाई सेम यही कहानी होगी, यही कहानी मतलब अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के भी ट्रांजेक्शन्स होंगे भाई। अब उन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग यहाँ लिखेंगे। अब उन ट्रांजेक्शन्स को जब हम लोग यहाँ लिखेंगे तो अगेन एक फिगर हमें मिलेगा। अब ये जो फिगर हमें मिलेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, अगेन भाई कहानी ये है कि ये फिगर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ये फिगर पॉजिटिव है तो ये क्या बताता है, इनफ्लो हुआ है भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। और अगर ये फिगर नेगेटिव है तो क्या मतलब है, ये आउटफ्लो हुआ है भाई हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से। सुनना, अगर फिगर हमारा पॉजिटिव आता है तो बताओ भाई क्या लिखना चाहिए। अगर फिगर हमारा पॉजिटिव आता है तो बताओ क्या लिखना चाहिए। तो इससे organism क्या लिखेंगे भाई, अगर फिगर पॉजिटिव आता है तो इससे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और बाय द वे अगर फिगर नेगेटिव आ जाता है, तो इसे हम क्या लिखेंगे भाई, इसे हम लिखेंगे क्या लिखना चाहिए बताओ। इसको अपन लिखेंगे कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर भाई, कोई दिक्कत समझ में आए तो क्या बता रहा हूं, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश के फ्लो को निकालना है, तो हमें ये एक फिगर मिलेगा। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश के फ्लो को निकालना है, फिर हमें दूसरा फिगर मिलेगा। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश के फ्लो को निकालना है, फिर हमें तीसरा फिगर मिलेगा। मतलब हर एक्टिविटी से एक फिगर मिला। और फिर से बता रहा हूं ये फिगर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो इनफ्लो हो रहा है, नेगेटिव है तो आउटफ्लो हो रहा है। अगर पॉजिटिव है तो उससे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, जो भी है, अगर जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से पॉजिटिव फिगर मिला तो उसे हम क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से एक हमें पॉजिटिव फिगर मिला तो क्या लिखेंगे, उसे हम क्या लिखेंगे भाई, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग से पॉजिटिव फिगर मिला तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर बाय द वे इन तीनों में से किसी भी एक्टिविटी में नेगेटिव फिगर मिलता है तो हमें उसे क्या लिखना होता है, कैश यूज। आया समझ। अगर ऑपरेटिंग से नेगेटिव फिगर मिला तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर इन्वेस्टिंग से नेगेटिव फिगर मिला तो क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से नेगेटिव फिगर मिला तो क्या लिखेंगे उसे, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। समझ आया भाई, क्लियर है अच्छे से। तो ये तीन फिगर्स हमें मिले, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। समझ में आया, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। एनी डाउट? अब सुनना भाई ध्यान से क्या बता रहा हूं। अब ये तीन फिगर्स जो मिले हैं, इन तीन फिगर्स को हमें करना है प्लस। इन तीन फिगर्स को हमें भाई प्लस करना है। इन तीनों फिगर्स को हमें प्लस करना है। तो अब हमें मिलेगा एक चौथा फिगर। इन तीन फिगर्स को जब हम प्लस करेंगे तो अब हमें मिलेगा चौथा फिगर। अब सुनना ध्यान से, ये जो चौथा फिगर है वो तीनों को प्लस करने से मिला है। और ये फिगर अगेन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि भाई इनमें जो वैल्यूज हैं जरूरी थोड़ा सारी वैल्यू पॉजिटिव हो। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो चौथा फिगर हमें मिलेगा कैसे भाई, इन तीनों फिगर्स को ऐड करने से। तो ये जो है भाई ये हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। अगर ये चौथा फिगर हमारा पॉजिटिव होगा तो उससे हमें नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखना है। अगर ये फिगर पॉजिटिव होगा तो इसे हम क्या लिखना है, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बट अगर ये फिगर नेगेटिव आ गया तो इसे अपन क्या लिखेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत? अच्छे से लिख देता हूं इसको। ये चौथा फिगर हमारा भाई पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो भाई मैं ऐसे लिख देता हूं, नेट इंक्रीज या डिक्रीज, स्लैश करके डिक्रीज लिख दिया, इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आ रहा है समझ भाई, क्लियर है? तो ये जो चौथा फिगर है, सुनना ध्यान से, अगर ये चौथा फिगर पॉजिटिव आया है तो ये कहलाएगा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। और ये चौथा फिगर अगर हमारा नेगेटिव है तो उसे क्या लिखना है, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ आ रहा है भाई अच्छे से, क्लियर है? और ये फिगर, चौथा फिगर हमने निकाला कैसे, ए, बी और सी, जो तीनों एक्टिविटीज है उनको जोड़कर। तो अपन यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं, कैसे निकाला इसको, ए प्लस बी प्लस
सी। समझ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत? अब सुनना, ये जो चौथा फिगर हमें मिला, ये जो चौथा फिगर मिला हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसमें सुनना भाई, अगर इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है मतलब बिजनेस में कैश उतने अमाउंट से बड़ा है तीनों एक्टिविटीज से। अगर इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है मतलब आपके बिजनेस में इतना कैश बढ़ा तीनों एक्टिविटीज से। और बाय द वे अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाता है मतलब डिक्रीज हुआ है तो क्या बताता है ये कि इतना कैश आपका कम हुआ है। समझ आ रहा है भाई, कोई दिक्कत? अभी जो चौथा फिगर हमें मिला है चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, अब इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इसमें अब हमें प्लस करना होता है। इसमें अब अगर हमें प्लस करना होता है, क्या इसमें हमें प्लस करना होता है? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लियर है भाई? ये चौथे फिगर में हमें प्लस करना होता है क्या? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें हमें प्लस करना होता है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब साल की शुरुआत में जो कैश या कैश के बराबर चीजें हैं वो। तो इसमें अपन को इस चौथे नंबर के फिगर में हमें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस करना होता है। और जब हम इसे प्लस करेंगे इसमें तो भाई ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? देन इट शुड बी इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए भाई? ये हो जाना चाहिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर। और अगर इस नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर अपन ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को ऐड करें और अगर ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाए, अगर ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर आ जाए इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन सही है। समझ आया क्या बोल रहा हूं? कि भाई हमारा नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर हम प्लस कर दें ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, साल की शुरुआत का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो वो बराबर हो जाना चाहिए साल की आखिर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से के, जिसको हम बोलते हैं क्या? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ आया भाई? तो ये पूरा सीक्वेंस है कि किस सीक्वेंस से कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाया जाता है। तो भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या तो इसको कॉपी कर लीजिए या इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। समझ आया? तो भाई स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। चलिए, तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, क्लियर है? या चाहे तो उसको नोट कर लो, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये ऐसा होता क्यों? ये भाई अपन ने सीक्वेंस तो अब देख लिया कि सीक्वेंस कैसे बना, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों को ऐड करना है। एक फिगर मिलेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। फिगर पॉजिटिव है तो क्या लिखते हैं? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिगर नेगेटिव है तो क्या लिखते हैं? नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये भाई जो चौथा फिगर हमें मिलता है उसमें हमें ऐड करना होता है क्या? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और जब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट उसमें हम ऐड कर दें इट शुड बी इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और वो अगर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे कि भाई हमारा क्वेश्चन सही है। जैसे भाई हम लोगों ने बैलेंस शीट 11th क्लास में पढ़ी थी, बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल बराबर आ जाता था तो हम समझ जाते थे हमारा क्वेश्चन सही है। उसी तरीके से नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अगर हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर दें तो वो बराबर हो जाना चाहिए किसके? क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो इसका मतलब क्या है? आपका क्वेश्चन सही है। समझ आया भाई? कोई दिक्कत? क्लियर है? अच्छा, अब ये तो समझ में आया, लेकिन भाई ये जो चीज मैंने आपको बताई ऐसी होती क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सुनना भाई ध्यान से, क्या रीजन होता है। अच्छा, एक और चीज सुनना, वैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड्स होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड्स होते हैं, वो मुझे तो स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, स्किप हो गया, बता दे रहा हूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है वो हमारे कोर्स में ही नहीं है। डायरेक्ट मेथड जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का वो हमारे कोर्स में ही नहीं है। वी हैव ओनली इनडायरेक्ट मेथड। तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैंने जो सीक्वेंस आपको बताया इट इज एज पर इनडायरेक्ट मेथड। समझ आया भाई सीक्वेंस? अब ये ऐसा क्यों करते हैं? चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
ठीक, मान लेते हैं भाई एक कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। इस कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है, 3 चीज़ें दी हैं क्वेश्चन में, मतलब इस कंडीशन में। एक दिया है क्वेश्चन में, मतलब इस कंडीशन में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 50,000। उसके बाद एक दिया है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 70,000। और एक दिया है हमें नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 20,000। अब जरा ध्यान से देखना भाई, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब साल की शुरुआत में जो कैश या कैश के बराबर जो चीजें थी वो थी 50,000। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब साल के एंड में जो कैश या उसके बराबर की जो चीजें थी वो थी 70,000 की। और नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स मतलब बिजनेस में जो टोटल कैश का इंक्रीज हुआ है सारी, मतलब नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी आ गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी आ गई और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी आ गई। क्लियर? तो मुझे ये बताओ, साल, देखो ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, साल की शुरुआत में हमारे पास 50,000 का कैश था। ठीक, साल की शुरुआत में हमारे पास 50,000 का कैश था। उसके बाद साल भर में हमने तीनों एक्टिविटीज की, ऑपरेटिंग भी की, इन्वेस्टिंग भी की और फाइनेंसिंग भी की। ऑपरेटिंग भी की, इन्वेस्टिंग भी की और फाइनेंसिंग भी की। और जो तीनों एक्टिविटीज हमने की तो हमारा कंक्लूजन ये निकला कि देयर इज इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑफ 20,000, 20,000 की कैश में बढ़ोतरी हुई। तो भाई साल की शुरुआत में कितना था? 50,000 कैश, 3 साल भर एक्टिविटीज की कितना आया? 20,000। तो ये 70,000 के बराबर ही तो होना चाहिए ना भाई, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? साल की शुरुआत में 50,000 था, आपने साल भर में तीनों एक्टिविटीज की, उससे 20,000 आया, तो भाई साल के एंड में कितना होगा? 70,000 ही कैश आपके पास रहेगा ना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बस इसमें हम लोग किस तरीके से करते हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, चौथा फिगर सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं, मतलब हमारा नेट इंक्रीज, यहां लिख रहा हूं, सबसे पहले हम निकालते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और वो हमने निकाला, वो आया 20,000। ये फिगर ये आया अपना 20,000। और अगर इस 20,000 में मैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ दूं, मतलब इसमें प्लस कर दूं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो 20,000, सॉरी जो 50,000 है, जो 50,000 है, तो भाई ये किसके बराबर होना चाहिए? 70,000। 70,000 क्या है हमारा? 70,000 भाई हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हमारा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। आया समझ? क्लियर है भाई कि ऐसा क्यों करते हैं? जो हमारा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है उसमें अगर हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर दें तो वो क्लोजिंग के बराबर होनी चाहिए। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड है तो इसमें सबसे पहले हम भाई ये निकालते हैं, तीनों एक्टिविटीज के फिगर्स को ऐड करके चौथा फिगर निकालते हैं नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसमें प्लस कर देते हैं साल की शुरुआत की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, एंड इट शुड बी इक्वल्स टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अगर वो बराबर आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं भाई हमारा क्वेश्चन सही है। कोई दिक्कत इसमें? तो भाई आज मैंने आपको ये फॉर्मेट का सीक्वेंस, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसका सीक्वेंस बताया है। रटना कुछ भी नहीं है, सब कुछ कंसेप्चुअली हम लोग समझेंगे। तो भाई आज की क्लास में आपने जो ये समझा इसको भाई नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इस पे जब हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो यही चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।